गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ना किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में दो तीन कुछ तीन चार मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, दैट इज इनफ। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी लेवल के ही होते हैं। और मैंने बोला भी था कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जब एंट्रेंस की ना भी, तो उसमें सब बच्चों को अटेंड करना, तो वहां मैं थोड़े उससे हाई लेवल क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन, ये एग्जाम में ना इसमें से एक क्वेश्चन ये रहता ही रहता है। 3 मार्क का क्वेश्चन ये रहता है। देखो, पहली बात तो ये जो डिवाइस जो मैं बता रहा हूँ ये एक सेटअप होता है, और ये सेटअप बनाया था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। उसने इस सेटअप का बनाया था ऐसा। ये एक रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रजिस्टर है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R। ठीक है, और यहाँ पे लगाया गया है बैटरी ऐसे। बैटरी की है, ये ऐसा ही सेटअप हो गया। और बीच में क्या किया गया, इसको ऐसा करके यहाँ पे लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर। ये जो सेटअप था ये डिजाइन किया गया था बाय व्हीटस्टोन। इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। उसके बाद दूसरी बात कि इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। एंड इसको व्हीटस्टोन इसलिए नाम दिया गया बिकॉज यहाँ पे इसका सरनेम व्हीटस्टोन था। दूसरी बात ब्रिज, इसको इस पे नाम ब्रिज क्यों आ रहा है, देखो ये एक ब्रिज की तरह है ना। ब्रिज क्या करती है, ऐसे करके रिवर के दो एंड को ज्वाइन करती है। यहाँ पे क्या देखो ब्रिज आ रहा नहीं है, गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज। और इसमें एक वर्ड आ जाता है, इसमें एक वर्ड आ जाता है, ये आसिफ सबके यहाँ पे लिखे हैं। हाँ बोलिए आसिफ सर। तो इसको इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, और इसलिए ये क्या कहलाता है, इसमें हम एक वर्ड जोड़ देते हैं जिस कॉल्ड बैलेंस। इसमें हम एक वर्ड जोड़ देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अ, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। देखो बैलेंस कब होता है, मान लो सेटअप कुछ ऐसा है इन सच ए वे कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, हमने कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया यहाँ पे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो R1 R2 का रेशियो होता है और जो R3 R4 का रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है? इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ
इफ IG इक्वल टू 0, अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, देन R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 और वाइसा वर्सा। मतलब अगर यहाँ पे करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा आमने सामने, तो दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है मतलब करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर। दिस कंडीशन या इन दिस कंडीशन Wheatstone bridge is said to be balanced। ठीक है, और आगे ऐसा ही बोल सकते हैं, इफ देयर इज रेजिस्टेंस R, if there is resistance R, instead of if there is resistance R instead of galvanometer, then it can be ignored। ठीक, अगर यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर के बदले अगर तो दूसरा रजिस्टर रख दिया होता तो उसको उस पर करंट जाती नहीं। ठीक है, तो हम उसको इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लो, इसके बाद इसका प्रूफ कराता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या मैंने बताया कि अगर यहाँ पे करंट 0 जाएगी तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा। ठीक है? अगर उल्टा बोल दिया जाए कि R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी गैल्वेनोमीटर में, 0 जाएगी। इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। एक बात बताओ मेरे को, जितने बच्चे भी यहाँ पे 5 से 6 कब कब ऐसा होता है कि सब कोई फ्री होता है? मंडे ट्यूसडे, मंडे को 5 से 6 सब कोई फ्री है? हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं मंडे को ना? सर लगभग मैथ्स होता है। अच्छा, मंडे को। ट्यूसडे को? सर मंडे या ट्यूसडे पता नहीं। ट्यूसडे को केमिस्ट्री। अच्छा, मंडे को केमिस्ट्री होता है, मंडे को केमिस्ट्री होता है। अच्छा, MWF। ओके। मेरे को बताओ कि मंडे चलो छोड़ो, अगर मैं बात करूं मंडे को 4 से 5 सब फ्री होते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, मंडे को 4 से 5 सबके फ्री होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक काम करो अब, जो है ना मंडे को देखो, अपनी जो क्लास चल रही है ना वो तो नॉर्मल चलती रहेगी। 4 से 6 का केमिस्ट्री है, डेली का है तुम्हारा प्रिंस? कौन से डेज होता है केमिस्ट्री तुम्हारा प्रिंस? सर वो पता नहीं है, अभी सर ने बोला नहीं है मेरे को। अरे यार, तो वो बोल करके फिक्स करवाओ ना टाइम, तो फिर क्या। सर मैं पूछ लेता हूँ आज, अभी हाँ, पूछ लेता हूँ। चलो क्योंकि देखो एक काम कराना, जब टाइम तुमको फिक्स ही करवाना है तो मंडे का मत करवाना। ठीक है, बोल रहा सर मंडे को नहीं लेने के लिए क्लास, ट्यूसडे को करवा लेना। ठीक है, मंडे वेंसडे और एक मिनट, हाँ मैं टर्न कर रहा हूँ, एक मिनट समझ।
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 ये डेज फिजिक्स के लिए मैं और फिक्स करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। सर बोर्ड्स। हाँ बोर्ड्स, ठीक है। जब तक कि ये जो टाइम टेबल जो मैं दे रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा नो डाउट, लेकिन मुश्किल से मैं ये जो क्लास लूंगा ना, ये 10 से 15 दिन अपनी, या 15 से 20 दिन चलेगा, ठीक है, ये टाइम टेबल। क्योंकि आज हो गया जून, तो स्कूल में एग्जाम है जुलाई के एंडिंग, जुलाई के 3rd वीक में एग्जाम है, ठीक है। तो जुलाई के 3rd वीक में एग्जाम है, तो अगर मैं ऐसे करके, अगर मान लो मैंने अगर 2 हफ्ते भी क्लास ले ली अगर ये वाली इस तरह से, तो मेरे 6 घंटे हो जाएंगे, 6, ठीक है। और 6 घंटे में मैं एक बड़ा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ बोर्ड लेवल का, ठीक है ना। तो ये चीज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, 4 से 5, 7 से 8 वाला टाइम नॉर्मल चलता रहेगा, उस पर कोई छेड़खानी नहीं है। 2 से 3 वाला टाइम एंट्रेंस का वो अपना नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है। और ये एडिशनल होगा 4 से 5। सर एंट्रेंस का आप टीटीएस में लोगे ना? हाँ टीटीएस में एंट्रेंस का, ठीक है, क्लियर। तो ये टाइम और ये जो शेड्यूल है ना मेरा 15 से 20 दिन का होगा। उसके बाद जैसे एक बार अपना क्वेश्चन लाइन पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है, फिर हम लोग नॉर्मल आ जाएंगे। फिर अगर जरूरत पड़ेगी सेकेंड टर्म में तो फिर से मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर जाना, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर टाइम सर ने बोला चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बैच में 3 बच्चे कोशंबा से आते हैं, तो उनकी लास्ट ट्रेन होती है वो उतने बजे, और सेट नहीं हो पाता है। कौन क्वेश्चन बात है आपका? मतलब जहाँ मैं केमिस्ट्री के लिए जाता हूँ ना, वहाँ पे 3 बच्चे कोशंबा से यहाँ पे अप डाउन करते हैं ना रोज केमिस्ट्री के तो एक लिए। मिनट, तो तुम्हारा वहां पे तुमने बोला कि टाइम फिक्स नहीं है वहां का। कब? 4 to मन- 6 बोला तो सही मैंने, मंडे तो लेकिन वेनसडे तुमने फ्राइडे। तुमने बोला कि डेज फिक्स नहीं है सर। आज अभी मैंने सर को फोन किया, सर ने बोला मंडे वेनसडे फ्राइडे है। यार सर से बात करो ना, ट्यूसडे नहीं हो सकता है क्या? सर पर वो जो जो 3 बच्चे होते हैं वो मंडे वेनसडे फ्राइडे को आते हैं, उनके बाकी सारे क्लासेस उसी दिन होते हैं इसलिए। 3 से 4 कर दो क्या? हाँ सर 3 से 4 कर दो। ठीक है, 3 से 4 कर देता हूँ मंडे को मैं। एक काम करता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 से 4, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं किसी को, नो सर। ठीक है नो ना। सर। ओके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 से 4 अपना ये 2 हफ्ते ये टाइम टेबल रहेगा एक्स्ट्रा क्लास का। और 6 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे में ये जैसे एक बड़ा चैप्टर हो गया एसी का या मैग्नेटिज्म का, वो आराम से मेरा कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 to 4 अपना नया टाइम टेबल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इसको नोट कर लो। हो गया नोट, आगे बढ़े। नहीं सर, एक सेकंड। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या देखा गया है कि हमें अभी प्रूफ करने बोला जाएगा, ठीक है, कि प्रूफ करो एग्जाम में कि प्रूफ
इफ आई जी इक्वल टू 0 देन R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R। ठीक है, ये तो मैंने स्टेटमेंट दिया था, इसको प्रूफ कर दें। तो प्रूफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे किरचॉफ का लॉ। मान लो करंट है आई, यहाँ से करंट जाता है I1, यहाँ से करंट जाता है I2, यहाँ से करंट जाएगा मान लो IG जो कि 0 होगा, यहाँ से चला जाएगा I1 माइनस I, यहाँ से जाता है अगर I2 तो यहाँ से जाएगा IG, ये जंक्शन हो गया, तो यहाँ से करंट जाएगा I2 प्लस IG। किरचॉफ के लॉ पे हमको इसको प्रूफ करना, तो ऐसा लिखूंगा मैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन is shown in figure according to Kirchhoff first law। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ के सेकंड लॉ के लिए हम सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग को लूप का नाम देना है ए बी सी एंड डी। तो अब मैं लिखता हूँ इन लूप ए बी डी ए। अच्छा प्रिंस और पूजा, तुम लोगों ने एग्जाम को टेस्ट क्यों नहीं दिया था? तुम लोगों ने बोर्ड लेवल का जो मैंने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रखा था, हाँ इन लूप ए बी डी ए, बोलो। इन लूप ए बी डी ए, अगर मैं इसको ऐसा ध्यान से देखूं तो नाम कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी डी ए, जहां से शुरू वहां पे खत्म। तो अब यहाँ पे हम जैसे चलना स्टार्ट करेंगे तो ए से बी जाएंगे। याद करो मैंने बताया था हाई टू लो था, ठीक है, तो हम लेते थे वहां पे नेगेटिव। ठीक है, याद रखना। एक एक स्टोरी थी, ठीक है, जब मैं था ना क्लास 10th तो हम लोग की एक इंग्लिश में स्टोरी थी, हेलेन ऑफ ट्रॉय करके कुछ ऐसे करके कोई स्टोरी थी। उसमें एक लड़की थी, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ था, युद्ध हुआ था उस लड़की को पाने के लिए। वो बोलते थे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी वो, हेलेन। ठीक है, तो इसका नाम याद करना, ठीक है, हेलेन। ठीक है, तो हाई टू लो माइनस, ठीक है, दैट इज नेगेटिव। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये करंट जाता है हाई से लो जाता है, तो ये हाई होगा और ये लो होगा। तो मैं लिखूंगा I1 I1 इंटू R1, क्योंकि हम कैसे गए, हाई से लो गए तो माइनस एन लगा दो, हाई टू लो नेगेटिव। फिर हम बी पे जाते हैं, हमको जाना कहाँ पे, ए पे आना, तो हमको टर्न लेना पड़ेगा, बी से हमने टर्न ले लिया, तो माइनस आई जी इंटू जी। हम डी पे गए, हम डी से फिर से गए ए पे। अब ए पे जा रहे थे, देखो अब ये ये लो होगा, ये हाई होगा, समझना इस चीज को। हम हाँ, करंट हाई से लो फ्लो करता है और हम जा रहे हैं, ये हाई ये लो है, हम लो से हाई जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस I2 R3। ठीक है, और ये लूप कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0। अब IG तो 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ I1 R1 इक्वल टू I2 R3। दिस इंप्लाइज दैट I1 by I2 इक्वल टू R3 by R1। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड लूप की। अब
अब सेकंड लूप का नाम देते हैं इन लूप। इन लूप। अब यहाँ पे हम आते हैं बी सी डी बी, यहाँ से शुरू वहां पे खत्म, बी पे शुरू बी पे खत्म। I1 माइनस आई जी इंटू R2। हम हाई से लो जा रहे हैं, माइनस, ठीक है। हम सी से डी जाएंगे। अब देखो सी से डी जा रहे हैं तो ये हाई होगा ये लो होगा, करंट हाई से लो फ्लो करता है ना। अब हम कैसे जा रहे हैं, हम तो लो से हाई जा रहे हैं। लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव लेना, कितना हो जाएगा ये प्लस I2 प्लस आई इंटू R। हम अब H से B जाएंगे, H टू B अगर हम देखेंगे तो ये हाई होगा ये लो होगा, करंट हाई से लो जाती है। हम अपनी जर्नी लो से हाई कर रहे हैं, हमारी अपनी जर्नी लो से हाई, लिखेंगे प्लस आई जी इंटू जी। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दिस इंप्लाइज दैट, अभी मैंने क्या बोला था कि आई जी की वैल्यू हमने क्या ली है, जी ली है, जीरो ली है। अगर आई जी जीरो होगा तो माइनस I1 R2, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस I2 R4 इक्वल टू जीरो, ये उधर चला जाएगा I1 R2 इक्वल टू I2 R4। दिस इंप्लाइज दैट I1 बाय I2 हो जाएगा R4 बाय R2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी देखो यहाँ भी I1 बाय I2 है, यहाँ भी I1 बाय I2 है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, इतना पहले नोट कर दो। सर बोलो। वो BCDB वाले लूप में IG हाँ, इंटू पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि देखो बी हाई पोटेंशियल की डी हाई पोटेंशियल, बताओ मेरे को करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, आईजी का बी से डी कर रहा है ना। B से D, हाँ ना, तो अगर हमने मान लो बी से डी कर रहा है, मान लो बैलेंस नहीं होता तो करंट फ्लो करता बी से डी, तो हाई पोटेंशियल तो बी होता ना, हाँ ठीक है। लेकिन हम अपनी जर्नी कैसे करें, देखो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, सी टू डी जाएंगे फिर डी से बी जाएंगे, तो हाँ। हम लो से हाई जा रहे हैं कि हाई से लो जा रहे हैं अपनी जर्नी में। लो से हाई लो से हाई में कैसा लेते थे हम लोग, पॉजिटिव, हाँ सर दोनों में आई जी इंटू जी का क्या हुआ? आई जी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि अगर बैलेंस्ड है, इफ आई जी इक्वल टू जीरो तो बैलेंस हो गया। आई बात समझ में। यस सर। लेकिन क्या होता है, देखो हमको शुरू से पता है कि आई जी जीरो है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया बीच में आई जी, ठीक है। उसके पीछे कारण है, कभी मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ बैलेंस नहीं हो, आई जी जीरो नहीं हो, तो फिर हम वहां पे आके अटक सकते, तो मैंने इसलिए लिख दिया। अदरवाइज प्रेफरेबल यही रहता है कि हम एक बार आई जी लिख दे और उसको बाद में जीरो दिखा दे। अगर पहले पे जीरो दिखा देते हो तो और आसान हो जाता है। अगर मैंने शुरू में इसको जीरो ले लिया तो यहाँ तो ये चीज आएगी नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा ये स्टेप। यहाँ पर आईजी भी आएगा नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा ये स्टेप। अब मैं लिख सकता हूँ आगे, मैं इंक चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे I1 बाय 2, तो मैं लिख सकता हूँ R1 बाय R4 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R1। दिस इंप्लाइज दैट R1 बाय R2 हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूफ करना था हमको ना। इस पे ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। मैं अभी एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमको कैपेसिटर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमको रेजिस्टर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, दोनों में करवा।
आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। सर तो अब इस पे देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ये ऐसा एक सर्किट रहेगा, ये बोला जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे ऐसा करके ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 40 ओम, ठीक है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है 100 ओम। यहाँ बोला गया सेल है 20 वोल्ट, ठीक है। बोला व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहली बात देखो, जब ऐसा सेटअप दिखे ना हमको, मान तुरंत देख लो कि यहाँ पर ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का को पहचानने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब अगर कहीं भी पांच रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे ना अगर, तो मान के चलो कि वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जो फिगर हमने देखा वैसा ही है, और 5वां। और दूसरी बात देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो देखो 10/5 दैट इज 1/2, 20/40 दैट इज 1/2, R1/R2 और R3/R4 का जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ऐसा रेशियो सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर इस पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस रखो या ना रखो कोई फर्क ही नहीं, मतलब कि इसको रखना ही नहीं है, रखो ना रखो मतलब ये इसका रेशियो सेम है तो ये रेजिस्टेंस के रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। बैलेंस कैसे नहीं है, R1/R2 10/5 दैट इज 1%, उल्टा होगा इसको ना 40 और 20, 10/5 दैट इज अब सही है, ठीक है। 10/5 दैट इज 2, 40/20 दैट इज 2, ठीक है। रेशियो सेम आ रहा है। अब ये कैसा हो गया, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो इसमें अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सर्किट ऐसा बन गया। अब अगर हमारा सर्किट अगर ऐसा बन गया तो 10 + 5 कितना हो गया, दोनों सीरीज में हो गए 15 ओम, और 20 + 40 ये हो गया सीरीज में दैट इज 60 ओम। और ये हमारा सेल हो गया 20 वोल्ट का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या रहता है, R1 R2 दैट इज 15 × 60 by R1 + R2 दैट इज 75 दैट इज 12 ओम। जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, देखो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 20/12 दैट इज 4 5 20 4 12 दैट इज 1.66 एम्पीयर। दिस इज द, आई बात सबको समझ में, यस और नो, यस सर। ठीक है। इसको नोट करो। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह से होगा, देखो हमें हमेशा जो चेहरा हो ना व्हीट स्टोन ब्रिज का, जैसा हमने ड्रॉ किया था ओरिजिनली वैसा हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कि हमेशा इसी हमको ऐसा ही उसका चेहरा दिखे हमको, ठीक है, इस तरह से। उसका चेहरा कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना कहीं पर भी अगर कोई बोर्ड के क्वेश्चन में 5 रेजिस्टेंस का ग्रुप हो अगर,
तो उसमें एक बार अंदाज लगा लेना कि यहाँ पे बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हो सकता है, और उसके बाद उसको सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर हमको किरचॉफ लॉ डायरेक्टली यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक सेटअप ऐसा दिया गया, तीनों 10 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम। समर्थ, एग्जाम तुम लोग का कल है ना, फिजिक्स का? सर हो गया, सारी एग्जाम खत्म हो गई सर। हो भी गई एग्जाम? हाँ सर, कब की हो गई। कैसी गई तुम लोग की एग्जाम? दुर्गा दुर्गा समर्थ, कैसी गई एग्जाम? सर अच्छी गई। अच्छे गई सर। क्या क्वेश्चंस कैसे थे, लेवल कैसा था क्वेश्चन का? सर एक क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी तो आ गए थे, 1-2 क्वेश्चन। एक कौन, मेरे को पेपर भेजा ना एक बार। हाँ सर। वैसे इसकी साइड टेस्ट तो हो गई थी, मुझे लगता, उम्मीद तो है कि मार्क्स अच्छे ही आएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे करके रजिस्टर है, मेरे को पेपर भेज देना ना, ठीक है, ग्रुप में। तो क्या ग्रुप में मैं बाकी बच्चों को पेपर भेजूंगा, सबको वो पेपर खुद से लिखना उसका आंसर। देखो 3 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ऐसे करके रजिस्टर। तो एक बार समझो कि यहाँ पे मेरे को ये जो चेहरा है ना सर्किट का, वो वैसा नहीं जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ पे देखो चेहरा थोड़ा अलग है इसका, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 रजिस्टर का गुच्छा है। तो इसको अगर ऐसा गुच्छा है ना, अगर 5 रजिस्टर का, तो हम, मैंने बोला था अंदाज लगा करके चलो कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, ठीक है। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसा, देखो तो अब कैसा करता हूँ, अगर ये ऐसा बनेगा ना, तो बीच में कौन सा आएगा, एक बार पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी, ऐसे लिख देता हूँ, ए बी, ए टू सी ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये ए टू सी, ए यहाँ लिखता हूँ, सी यहाँ लिखता हूँ, देखो ए ऐसा लिखा, सी यहाँ लिखा, ठीक है। ये बी नीचे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। मतलब कहीं ना कहीं सेटअप में मेरे को ऐसा लगता है, अगर ये ऐसा सेटअप है कि बीसी जो है बीच में आना चाहिए, तो मैंने देखो बीसी को बीच में बना दिया, ठीक है। अब देखो बीसी को बीच, जो जो बीच का रजिस्टर होगा ना, ऐसा जो कॉमन आ रहा है बीच में कहीं पे, उसको बीच पे दिखा देंगे। अब देखो ए टू सी, एक है हमारा 2 ओम, ए टू बी हमारा है 3 ओम, सी टू डी हमारा है 4 ओम, और बी टू डी हमारा है 6 ओम। बी टू सी हमारा है 10 ओम, देखो बीच में आ गया ना ये, देखो तो तुरंत सेटअप बन गया ना, जो हमने देख सीखा था अभी तक की। अभी देखो रेशियो 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 दैट इज 1/2। तो ये R1 R2 इन अबव सर्किट, अगर R1 ये R2, ये R3 ये R2, R1/R2, therefore it is balanced with stone bridge। therefore इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, दो ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इसका हो गया 3 4 6, इसका हो जाएगा 3 6 9, 6 ओम 9 ओम। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 9 बाय 9 + 6,
R1 R2 by R1 plus R2, तो निकल जाएगा 3 2 जा 6, 3 बटे 50, 9 2 जा 18, 18 by 5 हो जाएगा 3.6। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आगे सबको समझ में? सर फाइंड क्या करना था? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, कभी भी देखो आप पहचान कैसी होगी, तो देखो पहचान उसकी करने की ये होती है कि अगर 5 रेजिस्टर्स का हमको सेटअप दिखता है तो एक अंदाज ले लो कि वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। उसको क्या करो, जो बीच का रेजिस्टर लगता है, जो कॉमन लगता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, हो सकता है पहली बार में सिंप्लीफाई ना हो तो 1-2 अटेम्प्ट लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। उसको फटाफट नोट कर लो। और इसके जो है ना, जो मतलब अलग अलग जो डिजाइन के बनते हैं, ये ज्यादा नहीं होते। एक तो अपना ओरिजिनल हो गया, एक दूसरा ये हो गया, 3-4 ही होते हैं जो इसके अलग अलग चेहरे के होते हैं। ठीक है, जो कि हमको 3-4 तो क्या, तो प्रैक्टिस करोगे अपने याद हो जाएगा। आगे बढ़े। सर एक मिनट। हाँ बता रहा, सब बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ऐसा सेटअप है। सब 4 ओम। देख के समझ जाओ कि यहाँ पर कितने रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पर जो है ना 4 वोल्ट का सेल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सेल को मारो गोली। रजिस्टर कितने हैं? 5 है। 5 रजिस्टर है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीट स्टोन ब्रिज का ये चेहरा ले सकते हैं। हर बार ले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चंस में, ठीक है, 99.99% क्वेश्चंस में वो वैसा फॉर्मेट लेगा ही लेगा। ठीक है, ऐसा। और बोर्ड क्या है, मतलब आईआईटी में भी अगर क्वेश्चंस आए ना कभी भी इस तरह से, तो हमेशा वो व्हीट स्टोन ब्रिज का ही वो चेहरा लेते हैं। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे अब हमको ड्रॉ करना अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में, तो पहले ए पॉइंट लो,
अब देखो ए पॉइंट से दो रेजिस्टर निकल रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रख दो बी और यहाँ पे रख दो सी, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। इसमें ना दो तीन चीजें निकालनी है। पहला आर इक्विवेलेंट निकालो, दूसरा किसके क्रॉस, अक्रॉस ए एंड डी, अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड डी। दूसरा निकालना है फाइंड करंट इन आर्म एसी, एसी में कितना करंट है वो निकाल, ठीक है। ये वाला सेकंड पार्ट तो एक बार अभी के लिए छोड़ो, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो कुछ भी करना हो ऐसा सर्किट हो, ठीक है, अपने को पहले क्या इसको बीट स्टोन ब्रिज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वहां पे ला करके दिखाना पड़ेगा। ए यहाँ पे रखा, बी यहाँ पे रखा, तो ए यहाँ पे रखा, बी यहाँ, सी यहाँ पे रखी है। अभी देखो तो ए और बी में 4 ओम का है, फिर ए और सी में 4 ओम का है, फिर देखो बी और सी में देखो वो जो बीच पे जो रजिस्टर आ रहा था ना वो ये वाला है, बी सी वाला। देखो फिर देखो बी और डी, ए में देखो ए पॉजिटिव एंड से ना, यहां से ये ऐसा है। अब देखो डी एंड यहां पर है, डी के साथ बी कनेक्टेड है, दिख रहा है, डी के साथ सी कनेक्टेड है, दिख रहा है, और डी किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड के साथ। मतलब ये सेटअप कुछ ऐसा हो गया हमारा, ए और डी के अक्रॉस क्या बैटरी है, बना कि नहीं बना देखो तो उस फॉर्मेट का फिर से, है ना। ये सब रजिस्टर 4-4 ओम के। अब R1 बाय R2, ये R1 ये R2, ये R3 बाय ये R4, R1 बाय R2 और R3 बाय R4 का रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज 1:1 1:1। तो मतलब ये वाला के कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो दिस 4 ओम कैन बी इग्नोर्ड। तो हमारा सर्किट का सेटअप क्या हो गया देखो तो, आ रहा कि नहीं आ रहा सबको समझ में, यस और नो? यस सर। बाकी सबको आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। यस सर। चलो ठीक है, तो 4 और 4 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, ये 8 और ये 8 पैरेलल में हो गए। तो 8 और 8 अगर पैरेलल में हो जाएंगे तो मैंने बता के रखा था 8/2 दैट इज 4, है ना। क्योंकि 1/8 + 1/8 करके देख लो अगर, तो वो 4 ओम हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसका 4 ओम। और ये हमारा कितने वोल्ट का सेल था, यहाँ पे 4 वोल्ट का सेल, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। अच्छा अगर ये पूछ लिया कि व्हाट इज द करंट इन एसी, एसी यहाँ पे ना सेकंड पार्ट। अब सर ध्यान से अगर देखो, हाँ बोलो। R1 बाय R2 करना है ना। हाँ तो R1/R2 किया ना, देखो 4/4 1, 4/4 1, ये कोई काम का ही ना हुआ, इसको हटा दो यहाँ से, रेशियो सेम आ रहा ना, हाँ ठीक है। हर बार रेशियो 1 है कोई जरूरी नहीं है, इस पे 1 आ रहा अच्छी बात है, कुछ भी है 1 है 10 है 1/2 है कुछ भी है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें इन आर्म एसी, ये आर्म एसी में कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ वोल्ट 4 वोल्ट सेल है, तो व्हाट इज द करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट हो जाएगा 4 वोल्ट बाय 4 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। ये कितना करंट जाएगा इस सर्किट से, 1 एम्पियर जाएगा। ये इतना करंट कहाँ से पास करेगा, पूरे सर्किट से पास करेगा। लेकिन हमसे कहाँ पूछा गया, हमसे पूछा गया इन आर्म एसी। तो जरा ध्यान से देखो, ऊपर का और नीचे का रेजिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, ऊपर 8 है नीचे 8 है, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। अगर बैलेंस है ना तो बीच वाले को पूरा खत्म ही कर दो, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये 4 और 4 8 हो गया, ये 4 और 4 8 हो गया। तो यहाँ पे करंट बराबर बढ़ जाएगा ना, यहाँ से जाएगा 0.5 एम्पियर और यहाँ से करंट जाएगा 0.5 एम्पियर। आई बात सबको समझ में? सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे करंट कितना निकाला टोटल हमने, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, यस और नो, है ना? यस सर। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, हमसे पूछा जाता क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, तो करंट इन सर्किट कैसा होता है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 4/4, दैट इज 1 एम्पियर, दैट इज द करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट पे कितना करंट है, ऊपर नीचे मिला करके 1 एम्पियर। अब हमसे पूछा कि व्हाट इज द करंट इन आर्म एसी, तो आर्म एसी ये हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से, यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो 1 एम्पियर करंट का एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा और एक हिस्सा उसका नीचे चला जाएगा, यस और नो? यस सर। ऊपर कितना रेजिस्टेंस है, 8 ओम है, नीचे कितना रेजिस्टेंस है, 8 ओम है। हाँ सर। तो एक ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट इक्वली डिवाइड करेगा ना, यस सर। तो करंट इसमें कितना 0.5 जाएगा, ऊपर में कितना जाएगा 0.5 जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है ना, इसको नोट करो। मैं इस एक क्वेश्चन में देता हूँ, एक और देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसी टाइप का होगा, वो भी करना उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ किरचॉफ लॉ से रिलेटेड नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस 4 ओम है, नीचे रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, मैंने एक छोटा सा एक तुमको जनरल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो R1 R2 है, ठीक है, तो बताओ कि R1 में कितना करंट जाएगा और R2 में कितना करंट जाएगा, ठीक है। ऐसा दो रेजिस्टेंस है, तो बताओ R1 में R2 में, और यहाँ से अगर मान लो ऐसा हो, जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं R3 R1 R2 और R3 में कितना करंट जाएगा, ये तीनों के तीनों सेटअप किसमें, पैरेलल में, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो उसको हमेशा के लिए याद कर जाना, क्या बार बार दिक्कत नहीं होती कभी solve करने में। ऐसा याद रखना है, जो करंट जो डिवाइड करता है ना, वो डिवाइड करेगा हमेशा इन द रेशियो ऑफ देयर, जैसे देखो ये तीन है, तीनों पैरेलल में, तो इसमें कितना करंट जाएगा, तो इसमें मान लो I1 के, इसमें मान लो I2 के, इसमें मान लो I3 के। अब तीनों पैरेलल में है तो तीनों के पास वोल्टेज सेम होगा, तो V इक्वल्स टू I1 R1, तो V बाय R1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। इन द सेम में V बाय R2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। V बाय R3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट I1 प्लस I2 कुछ तो I हो गया, निकल ही सकता हूँ। और जब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R1। एक मिनट इसका ऐसा क्यों लिखूं मैं? अगर आपको I1 निकालना तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1 हो जाएगा। अब V क्या हो गया, V तो हमारा हो जाएगा करंट, ओरिजिनल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, वन बाय आर
रेजिस्टर समान हो जाएगा आई V इक्वल टू आई टू आर, दैट इज 1 बाय आर। अगर लिखूं मैं इसको, वन बाय R1 इंटू ऐसा करो ना, नहीं कॉम्प्लेक्स चला जाएगा ये, ठीक है। तभी अगर ऐसा सेटअप लगे ना तो मेरे को दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें जो है ना, तभी अगर ऐसा सेटअप हो ना तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके करंट को डिवाइड करो, ठीक है। जैसे आई है, हमको नंबर दिए जाते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इनटू करंट कर दो, ठीक है, वो वोल्टेज हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली सबको निकाल लेना, ठीक है। ऐसे क्या फिर फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, अगर मान लो ऐसा हमारा सेटअप अगर कुछ इस तरह का हो, देखो कैपेसिटर हो ऐसा इस तरह से, ये ऐसे करके कैपेसिटर से, ये है C1 C2 C3 C4, यहाँ पे सेल लगाओ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ C5। इफ C1 by C2 इक्वल टू C3 by C4, ठीक है, अगर C1 और C2 का रेशियो एंड C3 C4 का रेशियो सेम होगा, देन नो चार्ज विल बी स्टोर्ड इन C5, ठीक है। और अगर हमको अगर ऐसा कंडीशन दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, और कोई चार्ज अगर स्टोर नहीं होगा तो इसका होना और ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस फिगर को ऐसा बना देंगे C1 C2 C3 C4, ठीक है। और अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ये दोनों पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते। आई बात सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है ना। तो कभी भी अगर कैपेसिटर में अगर ऐसा सेटअप होगा तो उसमें C5 को इग्नोर कर देना है, और अगर रजिस्टर में होगा अगर ऐसा सेटअप तो R5 को इग्नोर कर देना है। इसको नोट कर देना। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरा कर जाना, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चन भी भेजने थे, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर भेज दूंगा, आईएससी का भी भेज दूंगा। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो सीबीएसई का भी करेंगे, आईएससी का भी करेंगे, और आईएससी वाले बच्चे अपना भी करेंगे और सीबीएसई का भी करेंगे, ठीक है। मैं दोनों पेपर, मैं क्या कहते हैं, आज शाम तक दोनों पेपर में भेज दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको तुम लोग करना स्टार्ट कर देना। कल हम लोग मीटर भी स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है, और 2-3 क्लास चलेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। और कल मंडे है तो कल क्लास होगी 3 बजे, ठीक है ना। आज की जो एंट्रेंस की क्लास है ना, आज शायद मुझे ना कहीं बाहर जाना पड़े, तो शायद से एंट्रेंस क्लास आज नहीं हो। अगर हुआ ना पॉसिबल तो मेरे पास कोई अगर वीडियो हुई तो मैं भेज दूंगा, वरना मैं अलग से कोई टाइम एडजस्ट करके एंट्रेंस का करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी, इतना बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir.